बात करेंगे। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। संविदा कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी होगी। आपको बता दें कि कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किया है। संविदा कर्मचारियों के मानदेय में हर साल 5% की बढ़ोतरी होगी। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि जयपुर से यह बड़ी खबर है। संविदा कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी की खबर मिली है। कार्मिक विभाग ने यह आदेश जारी किया है। संविदा कर्मचारियों के मानदेय में हर साल 5% की बढ़ोतरी होगी। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी जयपुर से संविदा कर्मचारियों के लिए ये अच्छी खबर है। आपको बता दें कि मानदेय में बढ़ोतरी की खबर सामने आई है। कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी किया है और संविदा कर्मचारियों के मानदेय में हर साल 5% बढ़ोतरी होगी। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। संसद में धक्का मुक्की कांड पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर हमलावर है। अभी बीजेपी के बड़े नेता भी इस मुद्दे पर मीटिंग कर रहे हैं। अब हम आपको संसद में धक्का मुक्की कांड की एक एक पल की तस्वीरें दिखाते हैं। आखिर संसद में धक्का मुक्की कब शुरू हुई, किसने बीजेपी के 2 सांसदों को धक्का दिया, उन सांसदों ने किस पर धक्का देने का आरोप लगाया, देखिए रिपोर्ट। आपको किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने। जब अखाड़े में तब्दील हो गया संसद परिसर, राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी सर आपको? कहाँ चोट लगी? आंखों में दिखा। जब विरोध प्रदर्शन में शुरू हो गया संग्राम, जब अंबेडकर पर आमने सामने आए कांग्रेस बीजेपी, माननीयों के बीच हुई धक्का मुक्की। ये वही तस्वीरें हैं जिन तस्वीरों में बीजेपी सांसद और 2 केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत को राम मनोहर लोहिया अस्पताल के बिस्तर पर पहुंचा दिया, जिनमें मुकेश राजपूत की हालत गंभीर बताई जा रही है और वो आईसीयू में एडमिट है। आरोप राहुल गांधी पर लगा है और खुद उन्होंने लगाया है, जिन्हें इस धक्का मुक्की में चोट आई है। राहुल गांधी ने धक्का मारा आपको? कौन सी जगह पे सर? राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने। हाँ, राहुल गांधी ने। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने। हाँ, राहुल गांधी ने। जो कि टारगेट राहुल गांधी को किया गया था, इसलिए कांग्रेस की तरफ से भी एक वीडियो जारी किया गया। बीजेपी सांसदों पर राहुल गांधी का रास्ता रोके जाने का आरोप लगाया गया। साथ ही कहा गया कि राहुल गांधी को धक्का दिया गया। ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। आलम ये हो गया कि आनन फानन में प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत को देखने शिवराज सिंह चौहान समेत कई केंद्रीय मंत्री पहुंच गए। तो अभी तो दोनों को हम लोग स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इवैल्यूएशन चल रहा है, टेस्ट होंगे, फिर उनका जो भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो इनिशिएट हो गया। सर, ऐसा भी है कि स्थिति गंभीर है, आईसीयू में भी भर्ती कराया गया है? जी, अभी दोनों को क्योंकि हेड इंजरीज हैं तो दोनों का आईसीयू में लिया है। मिस्टर प्रताप सारंगी को काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी और डीप कट लगा था तो स्टिच लगाने पड़े हैं, तो उनका इवैल्यूएशन इन प्रोग्रेस है। एंड मिस्टर मुकेश राजपूत वो बेहोश हो गए थे और अभी तो होश में हैं, बट काफ़ी ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं और घबराहट है उनको। उनका बीपी भी काफ़ी शूट अप कर गया था।
उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से भी धक्का मुक्की का आरोप लगाया गया, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी सीधे गुंडागर्दी करते हैं। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के 2 एमपीज प्रताप सिंह सारंगी जी और मुकेश राजपूत जी को बहुत बुरी तरह घायल कराया। जोर से धक्का दे करके खून निकलने तक, सर पे चोट आने तक राहुल गांधी जी ने जो फिजिकल असॉल्ट किया है, धक्का मुक्की जो किया है, मैं सबसे पहले उसको खंडन करना चाहता हूँ। हम लोग अंबेडकर स्टैच्यू से शांतिपूर्वक से एक एमपी पूरा इंडिया अलायंस का एमपी धरना मार्च करके आ रहे थे। यहाँ बीजेपी का लोग डंडे का साथ, आरएसएस का डंडे का साथ यहाँ पहुंच गए थे। एमपी सारे का हाथ में डंडे थे और पहले बार पार्लियामेंट का अंदर डंडे का साथ आए। ये कब कैसे आरएसएस और डंडे का रिश्ता बहुत 100 साल का रिश्ता है। इस रिश्ता पार्लियामेंट तक पहुंच गया। ये कंटन का बात है। ये कभी भी पार्लियामेंट में ऐसे नहीं होता है। आतंक मचा के डाइवर्ट करने के लिए, अमित शाह जी का बचाने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। इसी बीच संसद परिसर में अनुराग ठाकुर ने बीजेपी महिला सांसदों के साथ कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया और कांग्रेस से माफी मांगने की मांग की। देश वो भूला नहीं है, वो काले अध्याय को। तो ये जो गांधी परिवार संविधान को जेब में डाल के चलता था और संविधान बनाने वाले को अपमानित करता था, आज उनका कच्चा चिट्ठा खुल गया है, उनका चेहरा बेनकाब हो गया है और कांग्रेस पार्टी के पास कोई जवाब नहीं बचा। कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए कि संविधान की हत्या इन्होंने बार बार क्यों की। दरअसल संसद परिसर में आज संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर को लेकर सत्ता और विपक्ष दोनों एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान जब दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने पड़े तो ये धक्का मुक्की शुरू हुई, जिसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत इस धक्का मुक्की में घायल हो गए। फिलहाल ये मुद्दा अब तूल पकड़ता जा रहा है। और अब बात कामयाबी वर्सेस नाकामी की करेंगे। भजनलाल सरकार के 1 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर जम करके निशाने साधे। पीसीसी चीफ डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, रोहित बोहरा ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राइजिंग राजस्थान, ईआरसीपी, कानून व्यवस्था, पेपर लीक समेत कई मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरा, जिस पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया। देखिए रिपोर्ट। सूबे की सरकार पर सवालों की बौछार। कहां गया वादों का खुशनुमा संसार? नई नौकरियां निकल रही हैं, न बेरोजगारों को भत्ता मिल रहा है, न किसानों की कोई सुध लेने वाला है, न कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है। सारे दिन घूम घूम के बातें करना, थोते झूठे बातें करना, थोते भाषण देना, ये इनकी आदत सी बढ़ गई है। तो कम से कम 12 महीने हो गए, पूरा का पूरा राजस्थान बेबस है। बीजेपी ने आरोपों को किया दरकिनार, तरक्की को मिल रही अविश्वसनीय रफ्तार। सिर्फ होने से कुछ नहीं होता, होने का हक अदा करना पड़ता है और ये बात कांग्रेस से बेहतर भला कौन समझ सकता है। तभी तो चुनावी समर में मिल रही हार और भजनलाल शर्मा की सरकार के 1 साल पूरा होने के बाद कांग्रेस ने आक्रामक तेवर अख्तियार कर लिए हैं। गुरुवार को राजधानी जयपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोपों की झड़ी लगाई। आज की तारीख तक मुख्यमंत्री जी की जो प्रशासनिक पकड़ होनी चाहिए वो कोई पकड़ नहीं रही। उनका जो सरकार चलाने का अनुभव नहीं था, उसकी गहरी चोट हमारे प्रदेश के शासन और प्रशासन पे लगी है। बनते ही इन्होंने कहा था कि 800 कार्यों की हम समीक्षा करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि एक भी कार्य की समीक्षा इन्होंने किस प्रकार से की, आज तक कोई रिजल्ट नहीं आया। पहली विफलता इनकी है। दूसरी विफलता इनकी यह है
कि दिसंबर 2023 में सरकार बनते ही इन्होंने वित्त विभाग के माध्यम से एक आदेश जारी कराया था कि जो भी कार्य चल रहे हैं रोक दिए जाएं, जो भी स्वीकृतियां हैं उनको होल्ड कर दी जाए, जो भी वर्क हो गए हैं जितना हो गए उसका मूल्यांकन कर लीजिए, आगे हमारी बिना अनुमति के वो कार्य नहीं किए जाए। यानी जो विकास के काम होने चाहिए थे वो सारे के सारे उस परिपत्र से, उस पत्र से, उस सरकारी वित्त विभाग के आदेश से आज की तारीख तक भी वो होल्ड पे हैं। जिस राइजिंग राजस्थान को सूबे की सरकार अपनी सबसे बड़ी कामयाबी बता रही है, उस पर भी पीसीसी चीफ को शक है। डोटासरा कहते हैं कि राइजिंग राजस्थान के नाम पर सरकार जनता को गुमराह कर रही है। सैर सपाटे कर लिए, जनता का पैसा गाड़ी कमाएगा 100 करोड़ से ज्यादा का तो घूम घूम के, और यहां पता नहीं कितने करोड़ों हम कलेक्शन कर रहे हैं। ये रोहित बोरा जी बताएंगे कितना पैसा लगाया। एक भी आदमी ऐसा एमओयू लेकर के नहीं आया है जो ये कह रहा है कि मैं इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। वो पहली शर्त लगा रहा है, जमीन फ्री में दे दोगे तो सोलर लगा दूंगा। क्या है ये इन्वेस्टमेंट है क्या? ये काम है क्या? ये रोजगार है क्या? हमारे बच्चों को कोई रोजगार मिलेगा क्या? बिजली कहां ले जाएंगे, कहां नहीं ले जाएंगे? उनको तो फ्री में जमीन चाहिए। और एक खेल और समझ में आ रहा है इस राइजिंग राजस्थान में कि कुछ बीजेपी के नेता ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है कि जमीन अलॉट करानी है, रजिस्ट्रेशन करा लिया हमने, इसलिए फ्री में या सस्ती में डीएलसी रेट पे जमीन मिल जाएगी तो हम भी कोई छोटा मोटा उद्योग लगा लेंगे भाई। एक और जहां पीसीसी चीफ बीजेपी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली प्रदेश सरकार पर बिजली पानी जैसे नितांत बुनियादी मुद्दों पर नाकामी का आरोप लगा रहे हैं। ये बिजली नहीं दे पाए, विधानसभा के अंदर बड़ा हंगामा हुआ, लेकिन कोई जवाब नहीं था। और मंत्री का एक ही जवाब था कि गहलोत सरकार ने महंगे दामों पे बिजली खरीदी थी, हम नहीं खरीदे। तो भाई हमने तो जनता के लिए बिजली खरीदी थी, आप भी खरीद लो। बिजली नहीं दे पाई, गर्मी आई, पानी नहीं दे पाई, फिर बरसात आई, कई जगह बाढ़ की स्थिति बनी, लेकिन पानी तक की निकासी ये लोग नहीं कर पाए कि पानी तो निकलवा दें। उम्मीद के मुताबिक कांग्रेस के कुशासन के आरोप पर बीजेपी ने कड़ा पलटवार किया। जिस तरह के काम प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए, युवाओं के उत्थान के लिए, गरीब के उत्थान के लिए और किसान के उत्थान के लिए, और जिस तरह से उद्योगों को आमंत्रित करके राजस्थान में यहाँ की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए और युवाओं को रोजगार उत्पन्न करने के लिए जो काम कर रहे हैं, पानी की समस्या का जो समाधान उन्होंने किया है, मुझे लगता है कि 40 साल तक ये कोई नहीं आएंगे, अपने मन में ये कुछ भी बन लें। सरकार जो कर रही है वो राजस्थान की उम्मीदों को जगाने का काम कर रही है, एक रिलायबल राजस्थान को स्वर देने का काम कर रही है, राइजिंग राजस्थान के अंदर प्रगति की बुनियाद रख रही है। ऐसे में प्रतिपक्ष का काम होना चाहिए जनता के द्वारा दिए गए बहुमत का सम्मान करना। 2 सीएम आपसी लड़ाई के चक्कर में 5 साल 5 स्टार होटलों में रह के और राजस्थान को आज 50 साल पीछे छोड़ दिया, ये सबको पता है। इन माफियाओं का राज समाप्त हुआ है, सुशासन आया है। और रही बात कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब हो या अन्य हो, ये भाजपा का परिवार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में मोदी की सरकार है। और यहाँ पर प्रत्येक कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी है, प्रत्येक कार्यकर्ता भजनलाल शर्मा है। दरअसल 1 साल पहले विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद हालिया संपन्न उपचुनाव में 7 सीटों में से एक सीट पर मिली जीत ने कांग्रेस को करो या मरो की स्थिति में ला दिया है। कांग्रेस को पता है कि अब अगर वो नहीं उठेगी तो उसकी रही सही मौजूदगी भी पब्लिक के दिमाग से ओझल हो जाएगी। इसलिए वो अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है, अपने होने का सबूत पेश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब बात कांग्रेस में कुर्सी की लड़ाई की करेंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव में भले ही अभी 4 साल बाकी हो, उपचुनाव में करारी शिकस्त पर जिम्मेदारी तय न हुई हो, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसकी चर्चा अभी से तेज हो गई है। देखिए रिपोर्ट।
4 साल पहले कांग्रेस में कुर्सी की लड़ाई, पूर्व मंत्री के बयान ने गुट की आग सुलगाई। वही ढर्रा वही राग, कौन नेता किसके साथ। लंबे समय बाद प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता बड़े प्रदर्शन के दौरान एक साथ एक मंच पर जुटे, एक दूसरे को देखा और गिले शिकवे भुलाकर मुस्कुराए। और इतना ही नहीं, बीजेपी सरकार के खिलाफ सड़क पर एकजुट होकर संघर्ष करते नजर आए। तस्वीरें देखकर लगा कि कांग्रेस फिर मजबूती की राह पर है। और गहलोत मुस्कुरा रहे हैं, आपको क्या लगता है? सहमति है, सबकी इसकी सहमति है। मेरे भी आप सब सहमत हैं। कांग्रेस में मजबूती की चर्चा हो ही रही थी कि पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल के एक बयान ने सारी एकजुटता की हवा निकाल दी। गोविंद राम मेघवाल इस वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं कि अधिकारियों में चर्चा है कि विधानसभा चुनाव में अगर फिर से कांग्रेस आई तो गहलोत सीएम बनेंगे। इस पर जब पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने इशारों में भी ये बात कर डाली कि सीएम की रेस में कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत नंबर 1 हैं। पहले साल में ही इनके अधिकारी कहने लग गए कि आने वाले समय में अशोक गहलोत जी की सरकार पुणे बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्यों? हमारा विकास बोर्ड। अगली बार मुख्यमंत्री फिर अभी से बना रहे हैं। देखिए, ये तो पार्टी तय करेगी। अरे अशोक गहलोत जी ने विकास के काम किए हैं तो बना सकते हैं, कोई पता थोड़ा ही। हमारे नेता है अशोक गहलोत जी, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी रेस में है वो। रेस में नहीं तो वो 1 नंबर पे है, भाग रहे हैं। क्या बातें कर रहे हो लक्ष्मण जी? अशोक गहलोत जी जबरदस्त वो उनका विकास बोल रहा है। ऐसा है, कौन व्यक्तिगत रूप से कौन क्या बोलता है, इससे कांग्रेस पार्टी इत्तेफाक नहीं। सबसे पहली अपील तो मेरी सभी उपस्थित, लेकिन पार्टी का मुख्यमंत्री कौन होगा ये पार्टी आलाकमान तय करती आई है, आगे भी वही तय करेगी। जो पार्टी आलाकमान तय करेगी वही मुख्यमंत्री होगा। कांग्रेस के लोग मुंगेरी लाल वाले सपने देख रहे हैं, क्योंकि उपचुनाव का जो इतिहास है वो आप देख सकते हैं कि इनकी जो स्वीकार्यता, ये बता रहे थे कि हमें जनता पसंद करती है, जनता ने उपचुनाव में इनको जवाब दे दिया है। और जिस तरह के काम प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए, युवाओं के उत्थान के लिए, गरीब के उत्थान के लिए और किसान के उत्थान के लिए, और जिस तरह से उद्योगों को आमंत्रित करके राजस्थान में यहाँ की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए और युवाओं को रोजगार उत्पन्न करने के लिए जो काम कर रहे हैं, पानी की समस्या का जो समाधान उन्होंने किया है, मुझे लगता है कि 40 साल तक ये कोई नहीं आएंगे। अपने मन में ये कुछ भी बन लें, वो तो इनका मन है साहब, कौन रोक सकता है? कुछ भी बने, जनता तो इनको बनाएगी नहीं। राजस्थान से इनका सुपड़ा साफ। गोविंद राम जी का नाम जरूर गोविंद है, लेकिन गोविंद नाम के साथ या तो भगवान जुड़े हुए हैं और या कुछ समस्याएं जुड़ जाती है। अब वो ये मेघवाल जी नए आ गए अपने डोटासरा जी के साथ में, तो इनकी बातों को ज़्यादा गौर नहीं करना चाहिए। हमने सुना है क्या साल भर में गोविंद राम जी का नाम किसी विषय में? इसलिए कोई फालतू की बातें हैं ये सब। सरकार जो कर रही है वो राजस्थान की उम्मीदों को जगाने का काम कर रही है। हो सकता है वो कोई रात को नींद से अचानक उठे हों और उन्होंने कोई ऐसा सपना देख लिया हो, और वो सपना शेख सिल्ली का सा हो, और वो सपना देखकर उन्होंने वो सपना रख दिया हो। बाकी सारे सपने सच नहीं होते, सपने उनके सच होते हैं जो धरातल पर काम करते हैं। जो कुशासन था कांग्रेस का, जिससे सब दुखी थे, परेशान थे, और खुद कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के विधायक 2 सीएम आपसी लड़ाई के चक्कर में 5 साल 5 स्टार होटलों में रह के और राजस्थान को आज 50 साल पीछे छोड़ दिया, ये सबको पता है। इन माफियाओं का राज समाप्त हुआ है, सुशासन आया है। पूर्व मंत्री के इस बयान पर अशोक गहलोत के पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, मैंने पहले ही कहा था, एक पार्टी जीतने और सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ती है, जबकि कांग्रेस पार्टी में अलग अलग नेता सीएम बनने तक ही सीमित रह जाते हैं। बस यही व्यक्तिगत स्वार्थ पार्टी हित पर हमेशा हावी रहता है, जिसका खामियाजा पूरी पार्टी को उठाना पड़ता है। कांग्रेस नेताओं में गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है। हाल ही में प्रदेश कार्यकारिणी के पोस्टर में सचिन पायलट का फोटो न होने से उनके समर्थकों ने हंगामा कर दिया था। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ऐसे नेताओं को सख्त हिदायत दी थी कि गुटबाजी करने वालों को पार्टी छोड़कर चले जाने के लिए कहा था। इन सब के बावजूद पूर्व मंत्री का कुर्सी को लेकर बयान देना सब कुछ ठीक नहीं होने का संकेत दे रहा है। रिपोर्ट न्यूज़ 18 राजस्थान।
और आइए अब आपको सीधे सीकर लेकर के चलते हैं, जहां शेखावाटी के रत्न के मंच पर एक साथ शेखावाटी आए और गौरव बढ़ाने वाले 4 महीने में बढ़ते बढ़ते 1600 रुपए पे चला गया। उसने जो बेईमानी की उसका असर क्या हुआ? सब कुछ बर्बाद हो गया, उसको भी संसार से जाना पड़ा। तो मेरा एक तो निवेदन यह है कि अपने व्यवसाय के प्रति और अपने उत्पादन की गुणवत्ता के प्रति सदैव सतर्क रहें। हमारे शिक्षण संस्थाओं से जुड़े हुए जितने भी सज्जन यहां बैठे हैं, उनसे भी मेरा एक ही निवेदन है कि केवल मात्र शिक्षण देने का काम नहीं करें। आपके यहां जो भी बालक बालिका अभिभावक अध्ययन के लिए भेजते हैं, उन्हें सुशिक्षित और सुसंस्कारित बनाने में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतें। कोई कमी बेसी हो तो उसको अभिभावक को बुलाकर कह दें, भैया आपकी इस वारिस कह दें, संतान कह दें, परिवार के किशोर सदस्य में ये कमी खामी है, इसको थोड़ा ठीक करें। और दूसरा, अभी प्रॉपर्टी व्यवसाय भी थे, आज की तारीख में प्रॉपर्टी व्यवसाय में भी विश्वसनीयता की बहुत कमी आई है। रोज 50 शिकायतें मेरे पास इस प्रकार की आती हैं कि उनके पास किस किस प्रकार की धोखाधड़ी हुई है। तो इसके लिए भी मैं सभी जयपुर में गुरुवार सुबह टेंट कारोबारी और इवेंट कंपनी से जुड़े व्यापारियों के 24 से ज्यादा ठिकानों पर आयकर विभाग ने रेड की। कारोबारियों की लिस्ट में सबसे बड़ा नाम तालुका टेंट, भावना चारण, प्रीतेश शर्मा और गुंजल सिंघल का है। इन लोगों से जुड़े श्याम नगर, बनी पार्क, टोंक रोड और सी स्कीम समेत अन्य जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। देखिए रिपोर्ट। जयपुर में इनकम टैक्स विभाग का छापा। रडार पर टेंट, वेडिंग प्लानर और इवेंट कंपनी। करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी की आशंका। जयपुर शहर में गुरुवार सुबह टेंट कारोबारी और इवेंट कंपनी से जुड़े व्यापारियों के यहां इनकम टैक्स की टीमों ने छापेमारी की कार्रवाई की। करीब 24 ठिकानों पर छापेमारी हुई। कारोबारियों की लिस्ट में सबसे बड़ा नाम तालुका टेंट, भावना चारण, प्रीतेश शर्मा और गुंजल सिंघल का है। आयकर टीम ने व्यापारियों के घर, ऑफिस और गोदाम में भी सर्च किया। जयपुर के कई इलाकों में आईटी डिपार्टमेंट की जो टीम है वो आज छापामारी करने के लिए पहुंची और हम दिखा रहे हैं जयपुर में गवर्नमेंट प्रेस के ठीक सामने तालुका टेंट डीलर और उसके अलावा कई अन्य फर्म्स जहां पर टैक्स चोरी के आरोप हैं, इनकम टैक्स चोरी के आरोप हैं और उसी के चलते शिकायतों की वजह से इनकम टैक्स की रेड देखने को मिली है। यहाँ पर भी कुछ घंटों से आईटी विभाग की जो टीम है वो कार्रवाई करने के लिए पहुंची। इसके अलावा जयपुर के बनी पार्क, टोंक रोड, श्याम नगर, सी स्कीम के अलावा और भी अन्य जगहों पर ये रेड देखने को मिली है। जयपुर में जिन 24 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई हुई उनमें बनी पार्क, झोटवाड़ा, वीकेआई, विद्याधर नगर, मालवीय नगर, राजा पार्क, आदर्श नगर शामिल हैं। आयकर अधिकारी टेंट कारोबारी और इवेंट कंपनी और वेडिंग प्लानर से जुड़े कारोबारियों के 3 साल के रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं। जयपुर शहर में सी स्कीम, बनी पार्क, श्याम नगर, टोंक रोड और गवर्नमेंट प्रेस चौराहे पर भी ये कार्रवाई लगातार जारी है। हालांकि जो इनकम टैक्स अधिकारी है वो फिलहाल अभी सर्च के बारे में, रेड के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं, लेकिन अभी कहा यही जा रहा है कि जो वेंडिंग प्लानर्स है, इवेंट मैनेजमेंट करने वाली जो कंपनियां हैं, जो फर्म्स हैं जयपुर शहर की बड़ी, वहीं पर ये कार्रवाई है। और इस वक्त दोनों जो पुलिसकर्मी हैं कमिश्नरेट के, वो इस ऑफिस के बाहर यहाँ पर खड़े हैं। शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि इवेंट कंपनी और टेंट कारोबारी ग्राहकों से ऑफलाइन पैसा ले रहे थे। सर्च के दौरान कई जगह बिल बुक तक नहीं मिली। कारोबारियों के ऑनलाइन रिकॉर्ड को भी खंगाला जाएगा। फिलहाल आयकर विभाग की ओर से बरामदगी के बारे में खुलासा नहीं हुआ है। सूत्रों के मुताबिक जिन व्यापारियों के ठिकानों पर रेड हुई उनके खिलाफ टैक्स चोरी की शिकायतें मिल रही थी।
विष्णु शर्मा, न्यूज 18। कोटा में 2.5 साल पुराने थप्पड़कांड मामले में पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत को गुरुवार को SC/ST कोर्ट ने 2.5 साल पुराने मामले में दोषी मानते हुए 3 साल की सजा सुनाई है। उनके साथ धाकड़खेड़ी निवासी महावीर सुमन को भी न्यायालय ने दोषी माना है और सजा सुनाई है। दोनों पर 30-30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। हालांकि विधायक भवानी सिंह राजावत को जेल नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि 3 साल से कम की सजा के मामले में तुरंत उनकी जमानत हो गई है। इस मामले में भवानी सिंह राजावत ने कहा कि वो हाई कोर्ट में अपील करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने और उनके कार्यकर्ताओं ने मारपीट नहीं की थी, उन पर झूठे आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि हाई कोर्ट से न्याय मिलेगा। मैंने प्रगति के विशाल की गंगा बहाई है और उसी में क्या था कि धाकड़खेड़ी से उम्मेदगंज और उम्मेदगंज से ढार देवी, पहले तो धाकड़खेड़ी से उम्मेदगंज तक और बाद में बरसों पुरानी सड़क जहाँ दर्शनार्थी जाते हैं, हजारों लोग जाते हैं, तो उस पे सड़क पे मैंने धमार बिछाई और उसमें इसने डीएफओ ने वो काम रोक दिया था। मैंने कहा भाई नादानी मत कर, ये बरसों पहले की सड़क बनी हुई है। तो उसके बाद ये मैंने तो केवल उसको कहा था कि नादानी मत कर, कंधे पे हाथ रखा था केवल, और उसके बाद उसने आरोप लगा दिया।